नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसका नाम है सिंचाई इरिगेशन। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है सिंचाई या इरिगेशन। सिंचाई कौन सा है साथियों? हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सिंचाई इरिगेशन। दोस्तों, किसे कहेंगे इरिगेशन? तो जब किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को हम कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराएंगे, किसी भी फसल को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि फसलों की जीवन की सुरक्षा करना, फसलों की वृद्धि के लिए और उत्पादन के लिए, तथा साथ में ही जो पानी फसलों को वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए जो पानी का नुकसान होता है उसकी आपूर्ति करने के लिए जो हम पानी उपलब्ध करवाते हैं, वो क्या कहलाएगी साथियों? हमारी सिंचाई कहलाएगी। सिंचाई की परिभाषा क्या होगी साथियों? सिंचाई की परिभाषा यानी कि पौधों को, पादपों को कृत्रिम रूप से, जल उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। पादपों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है साथियों, वो क्या कहलाएगी? सिंचाई कहलाएगी। और उद्देश्य क्या रहेगा? सिंचाई करने के पीछे हमारा जो मूल उद्देश्य रहेगा साथियों, वो उद्देश्य क्या रहेगा? पहला उद्देश्य तो ये रहेगा पादपों की जीवन की सुरक्षा, यानी कि पादपों की जीवन रक्षा। दूसरा जो हमारा मूल उद्देश्य रहेगा साथियों, वो रहेगा पादपों की वृद्धि एवं उत्पादन लेना। पादपों से हमें उत्पादन लेना है तो हमें उनकी सिंचाई सही समय पर करनी होगी। और तीसरा उद्देश्य क्या रहेगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति। क्योंकि साथियों, पादपों के शरीर में जो जल होगा वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जिसका लॉस होगा, लेकिन यह एक आवश्यक भी है, इसलिए इसको कहा गया वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो सिंचाई के प्रति हमारे जो उद्देश्य रहेंगे वो क्या रहेंगे साथियों? जीवन की सुरक्षा करना, वृद्धि, उत्पादन और वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पन के द्वारा होने वाली जल की आपूर्ति करना। फिर बात करते हैं सिंचाई के संदर्भ में हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य। तो साथियों देखो, वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रथम है भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल गिरता है। लगभग 10.41% क्षेत्रफल पर राजस्थान बसा हुआ है पूरे भारत में। परंतु राजस्थान की स्थिति ऐसी है जहां पर 60% से अधिक तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, फिर अरावली पर्वतमाला है एवं मैदानी क्षेत्र बहुत ही कम मात्रा में, कम क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में राजस्थान में सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित राज्य है वो है साथियों हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है। एवं साथियों बात करें यदि
प्रतिशत के आधार पर कौन सा राज्य आ जाएगा? प्रतिशत के आधार पर पंजाब राज्य। कौन सा साथियों? पंजाब राज्य। कहा जाता है कि पंजाब राज्य लगभग 97%, 97% क्षेत्रफल है, 97% क्षेत्रफल पर जो फसलें हैं वो सिंचित हैं, एवं जो 3% क्षेत्र है वही जो बचा हुआ वो असिंचित है। ये तो बात हो गई भारत की। फिर बात करें राजस्थान की। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला आ जाएगा साथियों हमारा श्री गंगानगर सर्वाधिक सिंचित राज्य है। फिर सिंचाई के स्रोत के आधार पर, सिंचाई के सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के आधार पर देखा जाए तो मुख्यतः सिंचाई किन किन स्रोतों के द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है, कुओं के द्वारा की जाती है, नलकूपों के द्वारा की जाती है, तालाबों के द्वारा की जाती है। यदि हम देखें कि नहरों के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई साथियों की जाएगी नहरों के द्वारा की जाएगी। नहरों के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाएगी। लगभग 40% क्षेत्रफल पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे कुओं के द्वारा लगभग 30% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। फिर आते हैं नलकूपों के द्वारा सिंचाई लगभग 22% सिंचाई की जाती है। और अंतिम बचे कौन से? तालाबों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में नहरों के द्वारा, फिर कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा और तालाबों के द्वारा। भारत में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाएगी? तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कुओं एवं नलकूप साथियों, कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सम्मिलित रूप से देखेंगे हम तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने वाला राज्य है। और साथियों तालाबों के द्वारा सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य सर्वाधिक तालाबों का उपयोग करता है सिंचाई हेतु। यदि हम इसी को राजस्थान के संदर्भ में देखें कि राजस्थान में कौन सा सिंचाई का स्रोत, कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई के लिए काम में लिए जाने वाला सोर्स कौन सा है साथियों? कुएं एवं नलकूप। और हमसे अगर पूछे कि राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों का उपयोग कहां पर सर्वाधिक किया जाएगा, तो ये किया जाएगा साथियों जयपुर और भरतपुर में कुएं एवं नलकूप का उपयोग सर्वाधिक किया जाएगा। फिर नहरों के बारे में पूछा जाए कि नहरें कहाँ पर, तो नहरों से हम कहाँ पर सिंचाई करेंगे सर्वाधिक? श्री गंगानगर। और अगर तालाबों के द्वारा राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सिंचाई करेगा, तो कौन सा है साथियों? ये है हमारा भीलवाड़ा। फिर साथियों कुछ शब्दावली आती है जब सिंचाई पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें जानना, जिनको हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द हम लेते हैं केशिका विभव।
केशिका विभव। साथियों क्या अर्थ होता है इस केशिका विभव का? तो जो मृदा में जो जल है वो मृदा में पाई जाने वाली जो केशिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं, उनसे बंधा रहता है। तो वो जिस बल के द्वारा उस केशिकाओं के साथ में बंधा रहेगा, उस बल के लिए एक शब्द प्रयोग काम में लिया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं क्या? केशिका विभव। यानी कि जल मृदा में जिस बल के साथ बंधा रहता है वह क्या कहलाता है? वह केशिका विभव कहलाता है। केशिका विभव कहलाता है। साथियों ये शब्द है किसके द्वारा दिया गया? तो यह शब्द पहली बार एक वैज्ञानिक है, बकिंघम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया। बकिंघम नामक वैज्ञानिक द्वारा। एक और शब्द है साथियों जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, वो है साथियों अंतःस्पंदन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम इनफिल्ट्रेशन। साथियों जैसे हम समझते हैं इसको, ये कोई धरातल है, मृदा है, उसकी सतह है, अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी जल नहीं है, तो ये असंतृप्त मृदा है। कैसी है साथियों? असंतृप्त मृदा। जब भी सिंचाई करेंगे या बारिश होगी तो उसमें क्या होगा? ये जल इसमें प्रवेश करेगा, यानी कि असंतृप्त मृदा में ये जल प्रवेश कर रहा है। ये जल है वो असंतृप्त मृदा में प्रवेश कर रहा है, तो इसको हम साथियों कहेंगे अंतःस्पंदन, यानी कि असंतृप्त मृदा में जल का प्रवेश करना। एंट्री ऑफ वाटर इनटू अनसैचुरेटेड सॉइल, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। साथियों ये अंतःस्पंदन है, इसका मापन किया जाएगा इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा, यानी कि असंतृप्त मृदा में जल का प्रवेश करना। असंतृप्त मृदा में जल का प्रवेश करना। असंतृप्त मृदा में जल का प्रवेश करना क्या कहलाएगा? अंतःस्पंदन कहलाएगा। इसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा? इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाएगा। इसका मापन जो है वो इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाएगा। एक और शब्द है साथियों जिसका है परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन के बाद में एक और शब्द है साथियों, वो है परकोलेशन। यानी कि अब देखिए ये धरातल था, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा इसमें क्या है? पानी ने एंट्री कर ली है। अब ये मृदा है वो कैसी हो चुकी है? संतृप्त हो चुकी है। अब ये पूरा का पूरा जो ऊपरी सरफेस है वो कैसा है? जल से संतृप्त हो चुका है। तो जो वाटर है वो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे की सतह के ओर गति करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी जल की ऊपर से नीचे की तरफ गति होगी तो वो गति कहलाएगी परकोलेशन कहलाएगी। फिर साथियों जब यदि परकोलेशन वाटर के साथ में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, परकोलेशन वाटर के साथ में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अथवा हम कह सकते हैं खनिज, पोषक तत्व अथवा खनिज लवण यदि जल के साथ में मृदा में ऊपर से नीचे की तरफ गति करेंगे तो वो प्रक्रिया जो है वो अवस्था कहलाएगी साथियों निक्षालन या लीचिंग, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए भी करते हैं। तो परकोलेशन किसे कहेंगे? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। परकोलेशन यानी कि संतृप्त
मृदा में, संतृप्त मृदा में जल का गुरुत्वीय बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा ऊपर से नीचे की सतह की ओर गति करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परकोलेशन कहलाएगी। अभी बात की थी हमने निक्षालन या लीचिंग की, निक्षालन या लीचिंग। तो परकोलेशन वाटर के साथ, परकोलेशन जल के साथ, परकोलेशन जल के साथ पोषक तत्वों एवं लवणों का, पोषक तत्वों साथियों, एक और शब्द है जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, वो शब्द है सीपेज। सीपेज, इसको हम हिंदी में कहेंगे निस्यंदन। सीपेज या निस्यंदन। तो जो सिंचाई की नालियाँ बनी होती है या फिर नहरों के माध्यम से, सिंचाई की नालियाँ अथवा नहरों के माध्यम से, नालियाँ एवं नहरों के माध्यम से यदि जल हॉरिजॉन्टल अगर मूवमेंट करेगा, यानी कि उसकी अधो पार्श्व जो गति रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। नहरों एवं नालियों में जल की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। फिर साथियों बात करते हैं सिंचाई की शेड्यूलिंग की, इरिगेशन शेड्यूलिंग। सिंचाई के समय का निर्धारण, यानी कि हम कब पता लगा सकते हैं कि किसी पादप को सिंचाई की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो इसका जो सबसे पहला तरीका है वो है साथियों सूचक पौधा, इंडिकेटर प्लांट। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई पौधा है जो मुख्य फसल के साथ उगाएंगे और वो जो पौधा है वो हमें क्या करेगा, इसकी सूचना देगा कि मुख्य फसल को अब जल की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी में साथियों कहा जाता है कि सर्वाधिक रंध्रावकाश पाए जाते हैं, सर्वाधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो सूरजमुखी है वो अन्य फसलों की अपेक्षा उसमें जल की हानि अधिक होगी एवं उसमें विल्टिंग के लक्षण सर्वाधिक पहले दिखाई देंगे। तो सूरजमुखी को हम क्या करेंगे, मुख्य फसल के साथ उगाएंगे और सूरजमुखी में विल्टिंग के लक्षण नज़र आते ही हम क्या करेंगे, मुख्य फसल में सिंचाई उपलब्ध करवा देंगे। तो पहला तो तरीका जो सिंचाई के समय का निर्धारण है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा है साथियों क्रांतिक अवस्थाएं। क्रांतिक अवस्थाएं यानी क्रिटिकल स्टेजेस। विभिन्न फसलों में कुछ क्रांतिक अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। क्रांतिक अवस्थाएं वे अवस्थाएं होती हैं जब उस पौधे को सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यदि उस समय पर सिंचाई नहीं की जाए तो उत्पादन में सर्वाधिक कमी देखी जा सकती है। साथियों अलग अलग फसलों में अलग अलग अवस्था हो सकती है। जैसे बात करें सर्वाधिक, हम गेहूं के ऊपर सबसे पहले बात करें। गेहूं में साथियों कहा जाता है गेहूं में 6 क्रिटिकल स्टेजेज होती हैं, 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं क्रांतिक अवस्था होती है गेहूं की? देखिए पहले नंबर पर जैसे ये गेहूं है, गेहूं की बुआई कर दी तो बुआई करने के बाद में क्या होगा, ऊपर से एक गांठ जैसी संरचना बनेगी जिसको कहा जाता है क्राउन पार्ट। क्या कहते हैं? क्राउन
भाग। इन क्राउन भाग से क्या होगा साथियों, जड़ें निकलेंगी। उन जड़ों को कहा जाता है क्राउन जड़ें, क्राउन जड़ें, इनको हम कहेंगे क्राउन जड़ें कहेंगे। और इन क्राउन जड़ों के निकलने की जो अवस्था है उसको कहा गया साथियों CRI स्टेज, CRI स्टेज। दूसरी जो सिंचाई की इसकी प्रावस्था है, अवस्था है, क्रांतिक अवस्था, वो है साथियों कल्ले निकलना, यानी कि टिलरिंग स्टेज, कल्ले निकलना। तीसरी अवस्था है बालियां निकलना या फूल आना, सॉरी गांठें निकलना, गांठें बनना, जॉइंटिंग स्टेज, गांठें बनना। चौथी अवस्था है उसकी फूल आना। पांचवी अवस्था है दाने की दूधिया अवस्था, दाने की दूधिया अवस्था, दाने की दूधिया अवस्था। और छठी अवस्था है दाने का सख्त हो जाना, दाने का सख्त होना। तो ये 6 प्रकार की जो सिंचाई की अवस्था है, गेहूं को सर्वाधिक इसमें जल की आवश्यकता होती है, CRI स्टेज। साथियों ये स्टेज आती है लगभग 20 से 25 दिन के भीतर। अगर एवरेज देखा जाए तो 21 दिन के बाद, बुवाई के 21 दिन के बाद। फिर कल्ले निकलने वाली अवस्था कब आएगी, तो लगभग 25 से 45 दिनों के भीतर। ये कब आएगी साथियों, लगभग 45 से 65 दिनों के भीतर। फूल वाली स्थिति कब आएगी, लगभग 65 से 85 दिनों में, 85 से लगभग 105 दिन, और लगभग 105 से 120 दिन के भीतर ये दाने की सख्त होने की अवस्था साथियों आएगी। फिर साथियों कहा जाता है कि यदि इन सब में देखा जाए तो सर्वाधिक जो सिंचाई के लिए सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है, तो पहले नंबर पर CRI अवस्था। यदि किसान के पास में एक ही जल उपलब्ध करवा सके, एक ही सिंचाई कर सके, ऐसी अगर स्थिति है तो वो पहले क्या करेगा, CRI स्टेज पर जल देगा। यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो पाती है तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर और दूसरी सिंचाई फूल आने वाली स्थिति पर करेंगे। और यदि 3 सिंचाई उपलब्ध हो पाती है तो पहली सिंचाई CRI अवस्था पर, दूसरी सिंचाई गांठें बनने की स्थिति पर यानी कि जॉइंटिंग स्टेज, और तीसरी सिंचाई कहाँ की जाएगी, दानों की जो दूधिया अवस्था है, मिल्किंग स्टेज है, वहाँ पर की जाएगी। दूसरी बात करें हम और कौन सी फसल है जिसमें क्रांतिक अवस्था, तो क्रांतिक अवस्था जैसे हम दलहनी फसलें ले लिए, दलहनी फसलें, तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सब में मुख्यतः जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो कौन सी है, फूल आते समय, फूल आते समय, फूल आते समय, और दूसरी जो सिंचाई की अवस्था है वो है साथियों फलियां बनते समय, फूल आते समय एवं फलियां बनते समय। परंतु साथियों एक अपवाद है यहाँ पर, वो है कौन सा, चना। चना क्या है, अपवाद है। कैसे अपवाद है दोस्तों, तो चने में फूल आते समय सिंचाई नहीं की जाती है। चने में कुछ ऐसे हानिकारक रसायन, कुछ अम्ल होते हैं जो यदि फूल आने पर सिंचाई की जाएगी तो चने के जो फूल हैं वो क्या हो जाएंगे, जड़ जाएंगे और उपज पर नुकसान होगा। तो चने में जो सिंचाई कब की जाएगी, फूल आने से पूर्व, फूल आने से पूर्व, फूल आने से पूर्व। फिर बात करते हैं हम और फसल मक्का में। तो मक्का में क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो मक्का की क्रांतिक अवस्था एक तो है नर मंजरी बनते समय, नर मंजरी बनते समय, नर मंजरी बनते समय, और एक आएगा उसमें भुट्टा बनते समय, भुट्टा बनते समय। आलू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना इसको। आलू में 25% कंद बनते समय, 25% कंद
बनते समय। साथियों, सिंचाई के समय का निर्धारण क्रांतिक अवस्थाओं के अलावा हम और किस तरीके से कर सकते हैं, तो मृदा नमी के मापन के द्वारा भी कर सकते हैं। मृदा नमी का मापन, मृदा नमी का मापन। तो साथियों, एक तो मृदा नमी का मापन हम कैसे कर सकते हैं, उसको देखकर, उसकी भौतिक अवस्था देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता है अथवा नहीं है, परंतु ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व नहीं रखता है। मृदा नमी के मापन के लिए कुछ यंत्र हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर साथियों, टेंशियोमीटर जो है इसका निर्माण किया गया था इरोमीन नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इरोमीन नाम के व्यक्ति ने किया था, इसलिए इस यंत्र को इरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इरोमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये यंत्र साथियों, कहा जाता है कि मृदा में 0.85 बार दाब तक ही क्या करेगा, सक्रिय रहेगा, तक ही उपयुक्त है। साथियों, इसमें क्या होगा, एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाएगी, यानी कि झिल्लीनुमा संरचना पाई जाएगी। झिल्लीनुमा संरचना पाई जाएगी। तो साथियों, ये क्ले मृदाओं में, ऐसी मृदा है जिसमें क्ले पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है, की प्रतिशतता ज़्यादा है। क्ले मृदाओं में ये उपयुक्त नहीं है। क्ले मृदाओं में उपयुक्त नहीं है। साथियों, क्यों उपयुक्त नहीं है? एक प्रकार का ऐसा एक यंत्र होता है जिसमें क्या होगा, इस प्रकार की झिल्ली जैसी संरचना बनी होती है। यदि हम क्ले मृदाओं में इनका उपयोग करेंगे तो जो क्ले पार्टिकल है, बहुत ही महीन पार्टिकल होंगे, वो इस झिल्ली को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और जो हमारा मृदा नमी का मापन है वो क्या हो सकता है साथियों, प्रभावित होगा। टेंशियोमीटर के बाद में साथियों दूसरा जो है वो है जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक। एक और तरीका है न्यूट्रॉन नमी मीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। तो दोस्तों, ये कुछ मृदा नमी के मापन के तरीके थे। कल फिर से आपको किसी और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।